तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज मैं लेकर आ गया हूँ क्षितिज का कक्षा 10 का पाठ 15 स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। और ये लिखा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इसमें उनने बताया है कि किस प्रकार से लोग स्त्रियों के विरोधी होते हैं और कौन कौन से वो अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं, और इनका इनने खंडन किया है। मैं बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन करा दूंगा और प्रत्येक क्वेश्चन का आपको जो आंसर है वो सटीक मिलेगा। और अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है वीडियो में तो आप वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा कि कुछ पुरातन पंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे, है ना। वो बोल रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कि कुछ पुरातन पंथी यानी पुराने जमाने के लोग स्त्री शिक्षा के विरोधी थे। द्विवेदी जी ने क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया है। अब इनने क्या तर्क दिया है कि इनने समर्थन किया है। देखिए, इनने सबसे पहले कहा है, देखिए आप ध्यान से सुनिएगा कि इनने पहले तो इंट्रोडक्शन दिया है कि कुछ पुरातन पंथी लोग स्त्री की शिक्षा के विरोधी थे। द्विवेदी जी ने इनके तर्कों द्वारा उनके विचारों का खंडन किया है। क्या क्या बोला है। पहला उन्होंने कहा है कि प्राचीन काल में ही स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं, है ना। प्राचीन काल में ही स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं। सीता, शकुंतला, रुक्मणी आदि महिलाएं इसका उदाहरण है कि वे पुराने जमाने में भी शिक्षाएं ग्रहण करती थीं। इसलिए यह बिल्कुल सही नहीं है कि स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। वेद पुराणों में इसका प्रमाण भी मिलता है। दूसरा उन्होंने तर्क दिया है कि प्राचीन युग में अनेक पदों की रचना भी स्त्री ने की है ना। प्राचीन काल में जो है अनेक स्त्रियों ने वेदों की रचना भी की है, पदों की रचना भी की है ना, जैसे मीराबाई हुई या अन्य हुई। तीसरा दिया है कि यदि गृह कलह स्त्री की शिक्षा का परिणाम है, यानी घर में जो लड़ाई झगड़ा होता है वो स्त्रियों की शिक्षा का परिणाम है, तो मर्दों की शिक्षा पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि चोरी, डकैती, रिश्वत, हत्या जैसे दंडनीय अपराध भी मर्दों की ही शिक्षा का परिणाम है। उनने ये भी कहा है। और फोर्थ बोला है उनने कि जो लोग यह कहती हैं कि पुराने जमाने में स्त्रियां नहीं पढ़ती थीं, वे या तो इतिहास से अनभिज्ञ हैं, यानी उनको इतिहास की जानकारी नहीं है, या फिर समाज के लोगों को धोखा देते हैं या अपनी पाखंड फैलाते हैं। और अगला तर्क उन्होंने दिया है कि अगर ऐसा था कि पुराने जमाने की स्त्रियों की शिक्षा पर रोक थी, तो उस नियम को हम तोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये समाज की उन्नति में बाधक है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है। उनकी थोड़ी भाषा जो है कठिन है। आप जरूर ही नहीं है कि यही लिख दें, लेकिन आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। हमें समझना जरूरी होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं, है ना। अनर्थ होता है यानी गलत होता है। कुतर्कवादियों की इस दलील का खंडन द्विवेदी जी ने कैसे किया है, अपने शब्दों में बताइए। तो देखिए द्विवेदी जी ने क्या बोला है। द्विवेदी जी ने कुतर्कवादियों की स्त्री शिक्षा विरोधी दलीलों का जोरदार खंडन किया है। अनर्थ स्त्रियों द्वारा होते हैं तो पुरुषों में भी इससे पीछे नहीं है, पुरुष भी इससे पीछे नहीं है। अतः पुरुषों के लिए भी विद्यालय बंद कर दिए जाने चाहिए। दूसरा तर्क यह है कि शकुंतला का दुष्यंत को कुवचन कहना, यानी ये कब की बात की जा रही है, ये की जा रही है शकुंतलाभिज्ञानम, यानी जो कालिदास का जो ग्रंथ है ना, उपन्यास है। शकुंतला का दुष्यंत को कुवचन कहना या अपने परित्याग पर सीता का राम के प्रति क्रोध दिखाना उनकी शिक्षा का परिणाम न होकर उनकी स्वाभाविकता थी, है ना। तीसरा तर्क, व्यंग्यपूर्ण तर्क यह है कि स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का घूंट, मतलब कि स्त्रियों के लिए पढ़ना गलत है और पुरुषों के लिए पढ़ना सही। ऐसी दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अपड़ रहकर रखकर भारतवर्ष का गौरव जो है बढ़ाना चाहते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन करने के लिए व्यंग का सहारा भी लिया है ना, कटाक्ष किया है, व्यंग, है ना। जैसे यह सब पापी पढ़ने का अपराध है, ना भी पढ़ती ना भी पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती, उन्हें व्यंग कहा है। आप ऐसे अन्य अंशों को छांटकर निबंध से लिखिए और समझाइए। तो देखिए स्त्री शिक्षा से संबंधित व्यंग जो द्विवेदी जी द्वारा रचित हैं इस प्रकार है कि पहला है कि स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट
और पुरुषों के लिए पीयूष का घूंट, पीयूष मतलब अमृत का घूंट। ऐसे ही दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अपढ़ रखकर यानी अनपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। बताओ, इनने एक कटाक्ष किया है, क्या स्त्रियों को हम नहीं पढ़ा लिखा कर भारत का गौरव बढ़ा सकते हैं? कि नहीं बढ़ा सकते ना। तो प्रवीण ने व्यंग्यपूर्ण तरीके से कहा है कि भारत का गौरववर्ष बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा, उनने खंडन तर्क दिया है कि स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने का ही परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा का ही परिणाम समझा जाना चाहिए। अगला तीसरा तर्क उन्होंने दिया है कि आर्यपुत्र शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गांधर्व विवाह करके मुकर गए। नीति न्याय सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। चौथा तर्क दिया है कि अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करें, गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दें, मंडन मिश्र की सहधर्मचारिणी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दी। गजब, इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकती है? मतलब महिलाओं ने इतने बड़े बड़े काम कर दिए है ना, फिर भी लोग ये कहते हैं। और अगला है पांचवा कि जिन पंडितों ने गाथा सप्तशती सेतुबंध महाकाव्य और कुमार पाल चरित आदि ग्रंथ बनाए हैं, वे यदि अनपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से प्रसिद्ध अखबार का संपादक को इस जमाने में अनपढ़ और गंवार कहा जा सकता है, क्योंकि वह अपने जमाने की प्रचलित भाषा में अखबार लिखता है ना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि पुराने समय में स्त्रियों द्वारा प्राकृतिक भाषा में बोलना क्या उनके अनपढ़ होने का सबूत है? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। सुनिए कि पुराने जमाने की स्त्रियों द्वारा प्राकृतिक भाषा में बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है, क्योंकि बोलचाल की भाषा प्राकृतिक ही थी, जिसे सुशिक्षित द्वारा भी बोला जाता था। जिस तरह आज हिंदी जनभाषा की साधारण भाषा है, हिंदी मतलब लोगों की साधारण नॉर्मल भाषा है, सामान्य सब बोलते हैं। यदि हिंदी बोलना और लिखना अनपढ़ और अशिक्षित होने का प्रमाण नहीं है, तो उस समय प्राकृतिक बोलने वाले भी अनपढ़ या गंवार नहीं हो सकते। इसका एकमात्र कारण यह है कि प्राकृत उस समय की सर्वधारण भाषा थी, यानी जैसे अभी हिंदी है। अतः उस समय की स्त्रियों का प्राकृतिक भाषा में बोलना उनके अनपढ़ होने का सबूत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि परंपरा के उन्हीं पक्षों को स्वीकार किया जाना चाहिए, यानी ट्रेडिशनल पुराने रीति रिवाज, उन्हीं पक्षों को स्वीकार किया जाना चाहिए जो स्त्री पुरुष समानता को बढ़ाते हों। तर्क सहित आपका उत्तर देना है कि बताइए ऐसा क्यों, है ना। तो इसका उत्तर है कि परंपराएं मानव जीवन को सुंदर व सुखमय बनाने के लिए होती हैं। रीति रिवाज, प्रकृति ने मानव को स्त्री और पुरुष दो वर्गों में विभाजित किया है। जी हाँ, दुनिया या सृष्टि में दोनों की समान भागीदारी है, बिल्कुल सही। प्रकृति की ओर से कोई भेदभाव नहीं किया गया है ना, नेचर प्रकृति भगवान की ओर से तो कोई भेदभाव नहीं किया गया। स्त्री हर क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी कर रही है। आपको कई ऐसे उदाहरण मिलते होंगे। स्त्री पुरुष परस्पर मिलकर परिवार और समाज को बेहतर बना सकते हैं। इस कारण दोनों को प्रत्येक क्षेत्र में समान योगदान होता है दोनों का। जहाँ तक परंपरा प्रश्न है, परंपराओं का स्वरूप पहले से बदल गया है, अतः परंपरा के यानी रीति रिवाजों के उन्हीं पक्षों को स्वीकार किया जाना चाहिए जो स्त्री पुरुष की समानता को बढ़ाते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 6वां कि तब की शिक्षा प्रणाली और अब की शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है, स्पष्ट करना है हमको। तो सुनिए कि पहले की शिक्षा प्रणाली और आज की शिक्षा प्रणाली में बहुत परिवर्तन आया है। तब की शिक्षा प्रणाली में स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था, यानी उनको शिक्षा नहीं ग्रहण की जाती थी, नहीं दी जाती थी। पहले शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को गुरुकुल में रहना जरूरी था, परंतु आज शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय हैं। पहले शिक्षा एक वर्ग तक सीमित थी, है ना, एक वर्ग तक मतलब कि किसी एक विशेष वर्ग को दी जाती थी, लेकिन आज किसी भी जाति के तथा वर्ग के लोग शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आज की शिक्षा प्रणाली में स्त्री पुरुषों की शिक्षा में अंतर नहीं किया जाता है,
पहले की शिक्षा में जहाँ जीवन मूल्यों की शिक्षा पर बल दिया जाता था, जीवन मूल्य मतलब नैतिक मूल्यों की, अच्छाइयों पर, वहीं आज व्यावसायिक तथा व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया जाता है। आज दिया जाता है व्यवसायिक या व्यवहारिक, जिससे लोग जो है कमा कर खा सकें। गुरु परंपरा भी लगभग समाप्त सी होती जा रही है। अब आ जाते हैं रचना और अभिव्यक्ति पर। पहला प्रश्न है आपका इसमें कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध उनकी दूरगामी और खुली सोच का परिचायक है। कैसे? उनको बताना है कि वो खुली सोच के यानी ओपन माइंडेड व्यक्ति हैं, है ना, उनके लिए सब बराबर है। कैसे? तो इसका उत्तर है कि द्विवेदी जी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने निबंध स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन में स्त्रियों की शिक्षा के प्रति अपने प्रचार विचार जो हैं प्रकट किए हैं। उस समय समाज में स्त्री शिक्षा पर प्रतिबंध था। इस निबंध में द्विवेदी जी ने स्त्रियों के भी पढ़ने लिखने का जोरदार समर्थन किया है। ये तो नॉर्मल है, पॉइंट मिल गया। स्त्री शिक्षा के विरोधियों की सभी कुतर्कों का उन्होंने बड़े ही कड़े शब्दों में खंडन किया है। उन्होंने पुराने जमाने में स्त्री शिक्षा पर प्रतिबंध होने की मिथ्या धारणा का सप्रमाण गलत सिद्ध किया है कि पुराने जमाने में स्त्रियों के लिए कोई रोक टोक नहीं थी कि वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती थी। ये जो लोग कहते हैं कि पुराने जमाने में स्त्री शिक्षा पर वो था, शिक्षा पर रोक थी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने प्रमाण सहित इसका स्पष्ट किया है। स्त्री शिक्षा को अनर्थकारी बताने की कुतर्कों को भी उन्होंने अनुचित व गलत प्रमाणित किया है। साथ ही यह विचार भी प्रकट किया है कि स्त्री शिक्षा के उपरांत यानी उसके बाद समाज की उन्नति संभव है। स्त्री को भी पुरुष के समान अधिकार दिए जाने की बात को तर्कपूर्ण ढंग से सिद्ध करते हुए द्विवेदी जी ने इस निबंध में अपनी उनकी दूरगामी और खुली सोच का परिचय दिया है। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि जो द्विवेदी जी हैं वो खुली सोच के व्यक्ति हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 कि द्विवेदी जी की भाषा शैली पर एक अनुच्छेद लिखिए, है ना, बताना है कि भाषा शैली क्या है। तो इसका उत्तर है कि द्विवेदी जी ने अपने निबंध में विषयानुसार गंभीर, सरस एवं प्रवाहमयी भाषा का उपयोग किया है। सरस मतलब सरल, गंभीर और प्रवाहमयी भाषा का उपयोग किया है। विचारपूर्ण निबंध होने के कारण इसमें उदाहरण, व्यंग और सामासिक शैली का उपयोग किया है। उदाहरणों का प्रयोग किया है ना, उनके तर्कों का खंडन करने के लिए कई उदाहरण बताए हैं उनने। व्यंग किए हैं लोगों पर, और सामासिक, है ना, सामास मतलब आप जानते हैं संधि विच्छेद मूल समास, तो वैसे सामासिक। उन्होंने व्याकरण तथा वर्तनी की अशुद्धियों पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने अपने निबंध में संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों के साथ साथ देशज, तद्भव, उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया है अपने इस निबंध में। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर भाषा अध्ययन का 9 कि निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों को ऐसे वाक्यों में प्रयोग कीजिए जिनमें उनके एकाधिक अर्थ स्पष्ट हों। जैसे चाल, है ना, दल, पत्र, हरा, पर, फल, कुल। तो देखिए, चाल, राधा को पुरस्कार देना उसकी चाल है, यानी चालाकी। अपनी चाल को तेज करो मतलब मूविंग, मूव यानी चलना। दूसरा है दल, तो दल में क्या है कि उस दल का नेता बहुत अच्छे स्वभाव का है, मतलब पहली में आया है टोली। और दूसरा है कि फूल का दल बहुत कोमल है, दल मतलब पंखुड़ियाँ। ठीक है। अगला है पत्र, तो मैंने अपने भाई को एक चिट्ठी लिखी, यानी चिट्ठी, पत्र। पहले भोजपत्र पर लिखा जाता था, मतलब पत्ती। अगला है हरा, तो पत्तों का रंग हरा होता है, और इसमें आया है रंग। और इतनी गर्मी होने के बाद भी तालाब का पानी अभी भी हरा भरा है, मतलब कि ताजा। अगला है पर, तो तुमने उस पक्षी के पर क्यों काट दिए, लेकिन यानी पंख। और तुम उसे नहीं जानती पर मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, नहीं लेकिन। इधर आया है कंजक्शन के तौर पे, नहीं लेकिन। अगला है फल, तो इस पेड़ के फल बहुत मीठे हैं, यानी खाने वाला फल। और उसके कार्य का फल बहुत बुरा होगा, यानी कि परिणाम। कुल, ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता, यानी कुल का मतलब है वंश। और हमारे देश की कुल आबादी कितनी होगी, कुल मतलब टोटल यानी पूरी। आई होप गाइस कि आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में
जो भी आपको डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। टेक केयर, बाय बाय।